हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि राजनीतिक दलों को 2000 से ज़्यादा ना मिले चंदा या नगद चंदा, उनको 2000 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। और चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट विधि मंत्रालय को भेजी है सिफारिश के तौर पर कि इसको लागू किया जाए। अब ये किस तरीके से लागू होगा ये विधि मंत्रालय पर निर्भर करेगा। तो इसमें निर्वाचन आयोग को ये जो प्रस्ताव भेजा गया है कि जो अभी तक राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए तक नगद दिया जा सकता था और जो अधिकतम सीमा थी यानी कि कुल फंड की वो थी 20 करोड़ रुपए, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई सिफारिशों के बदलाव के साथ कई सिफारिशें विधि मंत्रालय को भेजा है। अब इसमें जो फंड की राशि होगी, नगद की सीमा अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए तक सीमित की जाए और जो 20,000 रुपए तक नगद चंदा दिया जाता था उसको यहाँ पर 2,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। राजनीतिक दलों को नगद चंदे जो हैं वो अज्ञात स्रोतों से दिए जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, जबकि ये इसमें पूरा काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना देते हैं। 20,000 रुपए से ऊपर वाले सभी चंदों का विवरण अभी तक चुनाव आयोग को देना होता था, लेकिन अब 2,000 से ऊपर के चंदों को भी निर्वाचन आयोग को पूरा विवरण देना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार ने केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू को इसमें लेटर लिखकर जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन करने की भी मांग करी है। उन्होंने कहा है कि सिफारिशों का उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों में पारदर्शिता लाना है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 284 दलों को कई नियमों के पालन न करने की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था और 253 जो पार्टियां थीं उनको आयोग ने निष्क्रिय घोषित कर दिया था। इसमें अधिकतर बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पार्टियां थीं। 284 दल भी ऐसे थे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, पूरा विवरण नहीं दे रहे थे कि कहाँ से चंदा आ रहा है और कहाँ से उनका आवागमन हो रहा है। अब जब 2,000 रुपये सीमा तय कर दी जाएगी तो इसको पूरे विवरण के साथ पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं चुनाव आयोग के बारे में। आप चुनाव आयोग के बारे में जान लीजिए कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324(1) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्य चुनावों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के भी निर्वाचन का आयोजन करने का अधिकार है और उसके निर्देशन का, नियंत्रण का पूरी तरीके से चुनाव आयोग के पास अधिकार होता है। चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का होता है। अब इसमें जो और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आपने जान लिया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो वो पहले पूरा कर रहे होंगे, और जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा कर रहे होंगे, उनकी सेवानिवृत्ति या कार्यकाल उतने का ही होता है। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वहीं पर अगर हम बात करें भारत के पहले चुनाव आयुक्त की, तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक पहले चुनाव आयुक्त रहे थे। पहली महिला चुनाव आयुक्त हैं वी.एस. रमा देवी। ये 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी। हालांकि इनका कार्यकाल लगभग 15 दिन का ही था, लेकिन ये पहली महिला थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपको जानने के लिए चुनाव आयोग के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। मृत्यु दंड कब घटाया जा सकता है, विचार करेगी संविधान पीठ। अब मृत्यु दंड को अगर किसी को दिया गया है तो उस पर क्या छूट दी जा सकती है और उस पर किस तरीके से उसको रियायत दी जाएगी, इन सभी पर निपटारा जो है वो विचार संविधान पीठ करेगी। इस पर जो हमारे मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं
यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित ने 5 न्यायाधीशों की एक पैनल गठित किया है जो इस पूरे मामले को देखेगा। और इसमें शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि हमारा मानना है कि इस मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की जरूरत है और इसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है, यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता है। इसलिए अभियुक्त को राहत संबंधी परिस्थितियों पर सुनवाई का हर अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि अदालत निर्णय ले सके कि मामले में मृत्युदंड वांछित है या नहीं। हालांकि देखिए, कई देशों में मृत्युदंड को गलत माना जाता है। हालांकि भारत में भी कई मानवाधिकार आयोगों द्वारा या एनजीओ द्वारा बार बार ये मांग उठाई जाती है कि मृत्युदंड को उम्र कैद में बदला जाए। तो इसी के तहत 10 अक्टूबर को विश्व मृत्युदंड के खिलाफ दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो मृत्युदंड है वो किसी को दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 72 के तहत फांसी की सजा को माफ कर सकता है और राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत किसी की भी फांसी की सजा को माफ कर सकता है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा फांसी किस देश में दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा फांसी दी जाती है एशिया के चीन में। सबसे ज़्यादा एशिया में दी जाती है और एशिया में चीन देश में दी जाती है। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुस्त पड़े पर्यटन क्षेत्र को G20 से बड़ी उम्मीदें। अब देखिए, कल की न्यूज़ में यानी दैनिक जागरण की न्यूज़ में एक आर्टिकल था कि भारत 20 देशों के साथ अपने पर्यटन क्षेत्र को यानी पर्यटन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो उनके राजनयिक दूतावास जो केंद्र होते हैं दूसरे देशों में, उसमें एक ऑफिस खोलेगा। इसमें 20 देश ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनके जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन में भारत का दूतावास है तो वहाँ पर एक कार्यालय खोला जाएगा जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, वीज़ा में सुविधा देने के लिए, इन सबको लेकर एक कार्यालय खोला जाएगा जो सीधे ब्रिटेन और भारत के बीच संवाद हो सकेगा बिना किसी रोक टोक के, ताकि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कोरोना काल था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था पर्यटन, क्योंकि एक अच्छी खासी आमदनी जो है वो किसी भी देश की पर्यटन विभाग से होती है जब दूसरे देश के सैलानी उस देश में यात्रा के लिए आते हैं। इसी को लेकर राज्य के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो G20 पर चर्चा के सिलसिले में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि G20 जो ग्रुप है वो 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का समूह है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ग्रुप, भारत भी इसका सदस्य 1999 में बना था और ये देश आपसी सहयोग से या दूसरे जो कमजोर देश हैं उनको भी आर्थिक मदद करता है। इसमें भारत को 1 दिसंबर 2022 से 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। तो पर्यटन क्षेत्र जो है वो G20 के सहारे अब उम्मीद पकड़ेगा, क्योंकि अन्य देशों के साथ साथ G20 से भी कुछ उम्मीदें हैं कि पर्यटन क्षेत्र के कार्यालय वहां खोले जाएंगे उन देशों में और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि अपराधियों की हथेली और पैरों के निशान ले सकेगी पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नए कानून के तहत पुलिस को दोषियों और अभियुक्तों के शारीरिक तथा जैविक नमूने लेने का अधिकार मिल गया है। पुलिस अपराधियों की हथेली और पैरों के निशान के नमूने ले सकेगी। इस अधिनियम ने कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह ली है। इस नियम से पुलिस के लिए अपराधियों को कानून के दायरे में लाना आसान होगा और दोष सिद्ध होने की दर भी बढ़ेगी। नया कानून मजिस्ट्रेट को अपराध की जांच में सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति के नमूने या तस्वीर लेने का आदेश देने का भी अधिकार देता है। रजिस्टर्ड चिकित्सक या कोई अधिकृत व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति का नमूना ले सकता है। शर्त यह होगी कि उसे पुलिस अधिकारी का पूर्व लिखित
अनुमोदन मिला हो। यह पुलिस अधिकारी कम से कम पुलिस अधीक्षक की रैंक पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडोनेशिया में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की प्रक्रिया हुई तेज। अब सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वीजा ऑन अराइवल है क्या। वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आप जिस देश की यात्रा कर रहे हैं वहां पहुंचने पर आपको आप एयरपोर्ट पर या सी पोर्ट जो होते हैं पर तुरंत वीजा दिया जाएगा। अभी तक भारत ने लगभग 58 से 60 देशों के साथ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे रखी है और ले रखी है। VSF ग्लोबल ने इंडोनेशिया के आव्रजन विभाग और बैंक मंदिर के साथ विशिष्ट समझौता करके भारत के लिए वीजा ऑन अराइवल प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक कर दिया है। इस समझौते के जरिए जकार्ता पहुंचने पर भारतीयों समेत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को त्वरित वीजा लेने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक एक्सेस और निगरानी संबंधी भुगतान पहले ही हो चुके होंगे। हालांकि इंडोनेशिया ने ये सुविधा और भी देशों के साथ यानी कि और भी देशों को दी है, तो जो लोग जकार्ता जाएंगे उन्हें वीज़ा तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा एयरपोर्ट पर। और आपने ये भी समझ लिया कि वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है। लोकपाल को 1719 शिकायतें मिली, 136 में जांच के आदेश। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने तथा उन पर कार्रवाई करने वाले लोकपाल को इस साल अब तक घूसखोरी की 1719 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 136 शिकायतों में जांच के आदेश दिए गए हैं। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सवालों के जवाब में लोकपाल कार्यालय ने बताया कि 21 अगस्त 2022 तक मिली कुल शिकायतों में 134 निर्धारित प्रारूपों में भी 1585 शिकायतें बिना निर्धारित प्रारूप के थीं। निर्धारित प्रारूप में मिली शिकायत रिश्वतखोरों की शिकायतों में से 133 की जांच कराने का फैसला लिया गया है। इनमें से 83 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है और 50 लंबित हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सेना दिवस परेड अब दिल्ली से बाहर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण आयोजनों और उत्सवों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर ले जाने की सोच के चलते भारतीय सेना ने सालाना सैन्य परेड दिवस को दिल्ली के बाहर करने का फैसला किया है। अगले साल 2023 में 15 जनवरी को इस परेड को सेना के दक्षिणी कमान क्षेत्र में कराने का फैसला लिया गया है। सैन्य अफसरों के मुताबिक वार्षिक सैन्य परेड रोटेशन के आधार पर हर साल विभिन्न स्थानों पर हुआ करेगी। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी कमान क्षेत्र में सैन्य बलों के मुख्यालय अहमदाबाद, भुज, जैसलमेर, अजमेर, भटिंडा, मुंबई, पुणे, झांसी, सागर, सिकंदराबाद और चेन्नई में है। बताया जा रहा है कि ऐसा करने का मकसद देश भर के लोगों में देश के प्रति अधिक जुड़ाव की भावना लाना है, साथ ही शासन को भी जनता के करीब ले जाना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि नई सुबह कश्मीर में आज से शुरू होगा पहला मल्टीप्लेक्स। आपने कल की न्यूज में देखा होगा कि जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है और ये एक नई तस्वीर मानी जा रही है कश्मीर की, क्योंकि आतंकी हिंसा और धर्मांध जिहादियों के फरमान के चलते यहाँ पर आम कश्मीरी तो परेशान ही हैं और 33 वर्ष से इस जो मल्टीप्लेक्स हैं या सिनेमा हॉल को 33 वर्ष का लंबा इंतजार करना पड़ा। और देश के अन्य हिस्सों की तरह अब कश्मीर में भी पहला मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार सुबह इसका उद्घाटन करेंगे और पहले दिन अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इसमें दिखाई जाएगी। यह सिर्फ मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन ही नहीं, कश्मीर में एक बार फिर सिनेमा के स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वाराणसी बोगीविल के बीच अगले साल शुरू होगी सबसे लंबी क्रूज सेवा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जेल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीविल के बीच अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी। यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी और गंगा, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। सोनोवाल ने कहा कि इस क्रूज सेवा के शुरू होने से असम के लोग पर्यटन और मालवाहन
से जुड़ी आजीविका और व्यापार को बढ़ावा देने में नदी जल मार्ग का इस्तेमाल कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंतर्देशीय नौवहन, नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने और ब्रह्मपुत्र नदी पर समुचित टर्मिनलों के निर्माण की संभावनाओं को भी चिन्हित करने में जुटी हुई है। आइए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सियाचिन में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू। लद्दाख में चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर भारत ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तेज इंटरनेट सेवा दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को धार देगी। इससे लद्दाख में देश की सीमाओं की रियल टाइम निगरानी, स्मार्ट सर्विलांस, ड्रोन कंट्रोल और सैनिकों की वर्चुअल ट्रेनिंग के साथ ऑपरेशनों में मदद मिलेगी। सेना की संचार सेवा में अब मौसम भी बाधा नहीं बन पाएगा और जमीन के साथ आसमान में भी दुश्मन पर नजर रखी जा सकेगी। लद्दाख में सेना की संचार व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली सियाचिन सिग्नल यूनिट ने केंद्र सरकार की भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के सहयोग से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा हासिल की है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि गेहूं का संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद। सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है और जरूरत पड़ने पर वह जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। केंद्र व्यापारियों द्वारा गेहूं के स्टॉक की जानकारी देने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक सीमा लगाने जैसे कदमों पर विचार कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है लॉजिस्टिक पॉलिसी में लागत कम करने पर ज्यादा फोकस। सरकार अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लगाई गई है ताकि उत्पाद की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी लागत कम की जा सके। इसी उद्देश्य से गत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नई लॉजिस्टिक नीति का अनावरण किया। हालांकि लॉजिस्टिक नीति के अमल का परिणाम देखने के लिए 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। विश्व बैंक की 2018 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक प्रदर्शन में भारत 44वें स्थान पर है, जबकि जर्मनी पहले स्थान पर है। यूरोप के साथ कई अन्य देशों में लॉजिस्टिक लागत भारत के मुकाबले बहुत कम है। नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश के साथ रुपए और टका में कारोबार को सहूलियत दे ब्रांच। आरबीआई की तरफ से, देखिए बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। आरबीआई की तरफ से भारतीय रुपए में आयात निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी नियम और इस बारे में सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद एसबीआई ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एसबीआई ने अपनी शाखाओं को निर्देश दिया है कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को भारतीय रुपए और बांग्लादेशी मुद्रा टका में करने की सहूलियत दे। साथ ही बांग्लादेश के साथ डॉलर में सौदे को स्वीकृत नहीं करें। इस कदम से एसबीआई ने एक साथ 2 लक्ष्यों को साधने की कोशिश की है। एक तो जिस तेजी से बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है उसे देखते हुए बैंकों के लिए कोई भुगतान संबंधी खतरा नहीं होगा। दूसरा, भारतीय रुपए में कारोबार को बढ़ावा भी मिलेगा। पिछले 3-4 वर्षों में बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर देशों में शामिल हो गया है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज पर कल महारानी को, एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी गई, वो न्यूज़ है। और इसमें एक न्यूज़ है कि महासभा का सत्र आज से भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को न्यूयॉर्क पहुंच गए। 20 सितंबर से शुरू हो रहे महासभा के सत्र को जयशंकर 24 सितंबर को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 77वें सत्र में भाग लेने आए जयशंकर का स्वागत है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री सत्र में इतर 50 से अधिक द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से आतंकवाद, शांति स्थापना, बहुवाद, जलवायु परिवर्तन आदि प्रमुख मुद्दे होंगे। रुचिरा ने बताया कि जयशंकर पहले दिन अल्बानिया, माल्टा, मिस्र और इंडोनेशिया के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। वह फ्रांस, भारत और यूएई की त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ताइवान पर चीन ने आक्रमण किया तो अमेरिकी सेना करेगी रक्षा। सबसे पहले हम मैप से समझ लेते हैं कि ताइवान और चीन
का ये विवाद क्या है। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं कि ये इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, और ये है ताइवान। ये जो आप देख रहे हैं ये है ताइवान। अगर हम बात करें ताइवान की हिस्ट्री की, तो 17वीं सदी में डच लोगों ने ताइवान को एक व्यापारिक केंद्र बनाया था, और 1683 में किंग वंश ने शासकों ने इस पर कब्जा किया था, और 1895 में 1895 में यह जापान के कब्जे में चला गया था। अगर हम ताइवान की बात करें चीन के साथ, तो 1949 में चीन से ताइवान अलग हुआ था। फार्मोसा इसका पुराना नाम था, और अब इसे ताइवान नाम से जाना जाता है। अगर हम न्यूज़ की बात करें, तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन से बढ़ा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक साक्षात्कार में यह कहकर मामला और गर्मा दिया कि यदि चीन स्वशासित ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा करेगी। वहीं चीन ने कहा है कि अगर किसी भी गतिविधि का उद्देश्य चीन को विभाजित करना होगा तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। CBS न्यूज़ द्वारा रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 60 मिनट्स में साक्षात्कार के दौरान बाइडेन से जब पूछा गया कि यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा तो क्या अमेरिका बल और लोग उसकी रक्षा करेंगे, बाइडेन ने इसका जवाब हाँ में दिया। हालांकि व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नीति के अनुसार अमेरिका ताइवान मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का पक्षधर है। चलिए, तो ये आज का यानी 20 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।